नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के महासंग्राम में। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में 70 में से 47 सीटों पर जीत दर्ज की। अलग राज्य बनने के बाद पांचवें विधानसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी दल ने लगातार दूसरी बार बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाई हो। कांग्रेस बहुमत 36 के आंकड़े को तो नहीं छू पाई, लेकिन 11 से बढ़कर 19 तक जरूर पहुंच गई है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भ्रमित दिख रही कांग्रेस अब भी उलझन का शिकार बनी हुई है। चुनाव में करारी हार का ठीकरा प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के सिर फूटा। पार्टी ने उन्हें किनारे भी लगा दिया। स्थिति यह है कि संगठन के मुखिया की कुर्सी तो खाली ही है, विधायक दल का नेता तय करने के मामले में भी एक राय नहीं है कांग्रेस के अंदर। और चर्चा यह भी थी कि सीएम धामी के लिए कोई कांग्रेस का विधायक ही सीट खाली कर सकता है, और जिसका डर कांग्रेस को सताने लगा है। अगर ऐसा हुआ तो सदन में कांग्रेस के सिर्फ 18 विधायक ही बचेंगे, जिसको लेकर कांग्रेस असमंजस में है। यानी साफ है कि केंद्र से लेकर राज्य तक में कांग्रेस बिखरने की कगार पर खड़ी है। कांग्रेस अपने नेताओं के एकजुट नहीं कर पा रही है। वहीं अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत से विधानसभा उपचुनाव लड़ने की चर्चा जोर पकड़ रही है, जिससे कांग्रेस ने भी थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है। कांग्रेस को भय सता रहा था कि 2007 और 2012 की तरह 2022 में भी मुख्यमंत्री को विधायक बनाने के लिए कहीं विपक्ष का विधायक अपनी सीट न छोड़ दे। बता दें कि स्थानीय विधायक कैलाश गहतोड़ी पहले विधायक थे, जिन्होंने धामी के खटीमा से चुनाव हारने के बाद उनके लिए अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की थी। 2007 में भाजपा के भुवन चंद्र खंडूड़ी के लिए कांग्रेस के टीपीएस रावत और 2012 में कांग्रेस के विजय बहुगुणा के लिए भाजपा के किरण मंडल ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। भाजपा नेतृत्व द्वारा धामी को ही मुख्यमंत्री बनाने के निर्णय के बाद कांग्रेस खेमे में घबराहट फैल गई थी कि कहीं इतिहास फिर दोहरा न दिया जाए, और इसलिए कांग्रेस अब थोड़ी सुकून में जरूर है, लेकिन अब भी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पर्दा नहीं उठा पाई है पार्टी। तो धामी जी जो हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि वो चंपावत से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि कैलाश जी वो पहले विधायक थे जिन्होंने सबसे पहले धामी जी को ऑफ़र किया था कि आप हमारी सीट से लड़िए। उसके बाद एक विधायकों की एक लाइन सी लग गई, सब अपनी सीट देने को तैयार थे। तो धामी जी के प्रति विधायकों का स्नेह और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो श्रद्धा है कि भाई एक मुख्यमंत्री के लिए हम अपनी सीट तक दांव पे लगा सकते हैं और सीट भी जो है छोड़ सकते हैं, इस तरीके की पार्टी आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस को तो हमेशा ये डर लगा रहा था, क्योंकि गिने चुने उनके पास विधायक है, उसमें से भी उनको ये लगता कहीं कोई चला ना जाए। तो देखिए, हमें किसी के विधायक को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अपने विधायक ही जो बहुत हैं, जो हम सक्षम हैं कि अपने विधायकों से जो है धामी जी की सीट को पूरा कर सके, जो हमें ज़रूरत है। लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस को कितनी बड़ी राहत है इस बात को लेकर? नहीं, देखिए, कांग्रेस तो पहले ही राहत में है। कांग्रेस को तो उत्तराखंडी जनता ने पूरी राहत दे रखी है। हम तो जनता का आभार व्यक्त करते हैं, और जैसी राहत कांग्रेस को उन्होंने दी है, उसके बाद वो उस राहत का जो है फ़ायदा उन्हें मिल रहा है। लगातार महंगाई चरम पर है। और जहाँ तक सवाल है धामी जी का चुनाव लड़ने का, ये भाजपा का अपना आंतरिक मामला है, लेकिन फिर भी वो जहाँ से चुनाव लड़े उनको शुभकामनाएँ हैं। हमें उससे कोई राहत या हमें उससे कोई वो फ़ायदा नहीं है। वो ये काम भाजपा का है, भाजपा उन्हें लड़ाए, जहाँ से भाजपा चाहती है उनको लड़ाना। कांग्रेस उनके खिलाफ मजबूती के साथ जो है उम्मीदवार लड़ाने का काम करेगी, और पूरी तरह से जो है कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव लड़ने को लेकर अब असमंजस की स्थिति बनी है। कांग्रेस को यह डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से इतिहास दोहरा जाए और कहीं कोई कांग्रेस का नेता ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने की पेशकश न कर दे। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव कहां से लड़ेंगे और कांग्रेस को क्या खतरा सता रहा है, क्या डर सता रहा है।
हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। नवीन ठाकुर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र शाह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हरीश मैखुरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी, सबसे पहला सवाल आप ही से, कहाँ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ेंगे? पार्टी में अब तक इसको लेकर के किसी भी तरीके की कोई स्पष्ट रणनीति कहें या कोई बात कहें कि अब तक कुछ क्लियर हो पाया? तौर पर ये तय नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री जी कहाँ से चुनाव लड़े। बहुत सारे विधायकों ने ये अपनी अपनी सीट छोड़ने का जो है प्रस्ताव किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ से लड़ें। और मैं कहूँ तो एक तरह से विधायकों में होड़ मची हुई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनके यहाँ से लड़ें। पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी भारी संख्या में विधायकों ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप हमारे यहाँ से लड़िए। अभी आपने देखा मुख्यमंत्री जी कुमाऊं के दौरे पर थे, तो पूर्व में खैर जब मुख्यमंत्री जी चुनाव हारे थे उसके तुरंत बाद, रिजल्ट के तुरंत बाद पहले विधायक थे कैलाश चतुर्वेदी जी, और परसों उन्होंने मंच से कहा स्पष्ट कि मेरी माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि वो मेरी विधानसभा से सीट लगे ताकि जो है चुनाव लड़े, ताकि मेरे इस क्षेत्र का विकास हो सके। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय नहीं किया, जैसे ही तय होगा, अभी काफी समय है और हमें उत्तराखंड की जनता की सेवा करनी है। उसके लिए जो रोड मैप तैयार हो रहा है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी लगातार आप देख रहे हैं किस प्रकार जो है बैटिंग कर रहे हैं ताबड़तोड़। सारे मंत्री जो है लगातार जुटे हुए हैं और 100 दिन का रोड मैप माननीय मुख्यमंत्री जी ने तैयार किया है, सबको जो है टारगेट दिया है। निश्चित तौर पर नवीन जी, बिल्कुल आपको यहाँ पर रोकेंगे और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं और सीधे रुख करेंगे नवीन ठाकुर जी का। नवीन जी, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए योगेश जी, मैंने कहा कि अभी संगठन ने तय नहीं किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी जो उत्तराखंड की जनता के साथ हमने वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करने के लिए तत्परता के साथ काम में जुटे हुए हैं। सारे मंत्री हमारे काम में जुटे हुए हैं। अभी काफी समय है, बहुत जल्दी संगठन इस पर फैसला कर लेगा और हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। बहुत सारे विधायक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए सीट खाली करने के लिए तैयार है। तो जहाँ से भी जो है संगठन उचित समझेगा, मुख्यमंत्री जी उचित समझेंगे, निश्चित तौर पर हम वहाँ से लड़ेंगे। अच्छा, ये सीट खाली करने का जो सिलसिला लगातार जारी है कि हम सीट खाली कर देंगे, दूसरा कह रहा हम सीट खाली कर देंगे, तीसरा कह रहा हम, ये क्या मुख्यमंत्री से नज़दीकियां बढ़ाने के लिए? क्योंकि एक एहसान तो हो ही जाएगा ना कि मुख्यमंत्री जी के लिए हमने कुर्सी छोड़ दी और अपने ही विधानसभा से हमने चुनाव उन्हें लड़वाया। नहीं, देखिए जिस क्षेत्र से मुख्यमंत्री जिस विधानसभा से लड़ता है उस विधानसभा में क्योंकि मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे अपने विभाग हैं, सारे मंत्री मुख्यमंत्री के जो है अधीन काम करते हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री विकास की गंगा बहा सकते हैं अपने अपने क्षेत्रों में, पूरे प्रदेश में वैसे काम करते हैं, लेकिन अपने विधानसभा तो विशेष प्रोटोकॉल होता ही है। तो इसलिए हर विधायक चाहता है भारतीय जनता पार्टी का कि उनकी विधानसभा की जनता ने जब उन्हें चुना है तो विधायक रहते शायद वो इतना विकास न करा पाए, लेकिन अगर मुख्यमंत्री वहां से होगा तो निश्चित तौर पर जो है क्षेत्र का अधिक विकास होगा, ज्यादा विकास होगा। ठीक है, ये बात ठीक है। राजेंद्र जी, नवीन जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हर विधायक ये चाहता है कि उनके विधानसभा सीट से चुनाव लड़े मुख्यमंत्री। क्या कांग्रेस के भी कुछ ऐसे विधायक हैं क्या कि जो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके विधानसभा से सीट से चुनाव लड़े? क्योंकि सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। नहीं, देखिए लगातार भाजपा के कुछ लोग संपर्क कर रहे थे कांग्रेस के विधायकों से। ये खबर लगातार मीडिया में फैल रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस का कोई भी विधायक भाजपा के संपर्क में नहीं है और न ही भाजपा के लिए कोई सीट खाली करने जा रहा है। भाजपा का अपना अंदरूनी मामला है। भाजपा के विधायक है जो भाजपा के सिंबल पर जीत के हैं। निश्चित तौर पर वो भाजपा के विधायक है, वो चाहते हैं, उनमें होड़ लगी है कि वो सीट खाली करें और धामी जी वहाँ से चुनाव लड़े। अच्छी बात है,
लेकिन अगर चंपावत से अगर वो चुनाव लड़ेंगे और वहां से जैतौरी इस्तीफा दे देते तो कांग्रेस वहां पर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और मुकाबले में रहेगी निश्चित तौर पर। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे जब असमंजस की स्थिति बनी हुई थी राजेंद्र जी, और आप ये फुल कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि कांग्रेस सत्ता में आने जा रही है, चंपावत की जनता ने तब आपको नहीं चुना, तो अब तो वो जानती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, बीजेपी की सरकार ही रहेगी, वो चुनाव हारे या जीते सरकार बीजेपी की ही रहेगी। तो अब वो आपको किस विश्वास पर कैसे जिता करके सदन के अंदर पहुंचाएगी आपके प्रत्याशी को? आप किस विश्वास के साथ ये बात कह रहे हैं? तौर पर आपकी बात जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन वो पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री होते हुए चुनाव लड़े थे खटीमा से, और तब भी जो है ये ऐलान कर दिया गया था कि अगले मुख्यमंत्री, पहले ही बता दिया गया था कि धामी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और धामी जी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। तब भी तो खटीमा की जनता ने कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताया था, सबको पता है, ऐसा नहीं है। चंपावत में भी अगर कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर नजदीकी मुकाबला होगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए ठीक है, मुकाबला क्या होगा वो तो उपचुनाव जब होंगे तब पता चल जाएगा। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और हारिस मैखुरी जी का रुख करेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं और रुक करेंगे सीधा हरीश जी का। हरीश जी, ये भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक अपनी सीट छोड़ने के लिए कह रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए, यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि दोनों चीज़ें यहाँ पर, दोनों स्थितियाँ सामने आ रही हैं। एक तो नज़दीकियाँ भी बढ़ जाएंगी, दूसरा विकास भी हो जाएगा। और रही बात जहाँ विकास की, तो मुझे लगता है विधायक को इतना बजट पर्याप्त मात्रा में मिलता है कि अगर वो चाहे, उसके अंदर आत्मविश्वास हो और दृढ़ संकल्प हो, तो वो अपने क्षेत्र का विकास कर सकता है। वो चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का विधायक हो, उसमें किसी मुख्यमंत्री की ज़रूरत नहीं होती है कि वो मुख्यमंत्री को अपने क्षेत्र में लेकर के आए, ये ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो देखने को मिल रहा है कि जो सियासी गलियारों में चर्चा है, हमने जिस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस के भी कुछ विधायक छोड़ने के लिए अपनी सीट को तैयार हैं। हालांकि राजेंद्र शाह जी कह रहे हैं कि ये सारी खबरें अफवाह हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की थी जरूर, लेकिन उन विधायक अब संपर्क में नहीं है और ना ही कोई विधायक अपनी सीट छोड़ रहा है। तो क्या है पूरा उत्तराखंड का ये जो माजरा, सियासी हलचल जो मची हुई है, हरीश जी, क्योंकि आप वहां की राजनीति से बखूबी वाकिफ हैं। जी, निश्चित रूप से अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा नहीं लग रहा है कि उनके पास कोई विधायकों का टोटा हो या संकट हो या बहुत नेक टू नेक हो। उनके पास पूरा 2/3 बहुमत है, तो इस हिसाब से बहुत जोर जबरदस्ती वो किसी दूसरी पार्टी के विधायक को तोड़ने की करेंगे नहीं, ऐसा लग रहा। लेकिन जो हमारे किसी भी दल के विधायक हों, उनका एक मतलब राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो रहती ही है। इस राजनीतिक महत्वाकांक्षा के का लाभ यदि सत्ता पक्ष लेता है तो ऐसा संभव भी है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के ही 7 विधायकों ने मुख्यमंत्री धामी को अब तक ऑफर दे दिया है कि आप चाहें तो हमारे यहाँ से चुनाव लड़ें, यानी हम सीट खाली कर देंगे। और उसको करीब ख्याल से जो विधायक सीट खाली करता रहा है उसको अब तक राज्य मंत्री का दर्जा ये तो बाद में मिल जाता है। तो ऐसा नहीं लगता है, एक बहुत घाटा विधायक को भी होने वाला है। और राजनीतिक चिंता का ये विषय तो है कि धामी के लिए सीट कौन कहाँ से खाली की जाएगी, कहाँ। अभी तक ये बहुत पॉलिटिकल लेवल पर भारतीय जनता पार्टी से घोषणा हुई नहीं है कि किस जगह से धामी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन निश्चित रूप से
उनकी तैयारी निश्चित रूप से कुमाऊं मंडल से ही चुनाव लड़ने की रहेगी, ऐसा समझा जा रहा। और रही कांग्रेस के विधायकों की मैं सेंगमारी की बात को, बहुत ऐसा मैंने कहा नहीं कि पॉलिटिकल जनता पार्टी को बहुत संकट जो विधायक होंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा उनका प्रयास रहेगा कि इजीली कहीं वो स्प्रेड हो सके तो निश्चित रूप से करने का प्रयास करेंगे, जैसे पॉलिटिकल पार्टियां करती भी रही। ये चंपावत से लड़ने की जो खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि चंपावत दौरा भी हुआ है मुख्यमंत्री धामी का, और ये खबरें अब अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि चुनाव जीतने के बाद और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जो उनका सार्वजनिक तौर पर जो दौरा था, जो कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने संबोधन किया, वो पहला दौरा चंपावत का था। तो जो अटकलें लगाई जा रही हैं, इनमें कितना जो है, जो अगर कहें कि जोर जो दिया जा रहा है, कितनी बातें सही है, कितने लगभग प्रतिशत? निश्चित रूप से मैं वही कह रहा था कि मुख्यमंत्री धामी का जो रुझान है वो कुमाऊं मंडल से ही चुनाव लड़ने का है। उनमें चंपावत को, जैसा मीडिया रिपोर्ट्स में भी है, कुछ भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी खबर छन के आ रही है कि चंपावत को वो वहाँ से चुनाव लड़ने बना सकते हैं। हालांकि यहाँ कहाँ से चुनाव लड़ेंगे ये भी मेरे ख्याल हाई लेवल पर ही तय होगा। पार्टी में अभी रायशुमारी के बाद इनका शायद तय हो, क्योंकि अभी बहुत जल्दी है नहीं, अभी 2-3 महीने 4 महीने का इनके पास समय है। और निश्चित रूप से ऐसा तो तय हो गया है कि मुख्यमंत्री धामी जो है कुमाऊं से ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा तय है लगभग। बिल्कुल ठीक बात है। नवीन जी, समय तो 6 महीने का है आपके पास, लेकिन क्या ये सच है क्या कि अभी जिस तरीके से 4 महीने का जिक्र किया हरीश जी ने, एक समय लेकर के, और क्योंकि राजेंद्र शाह जी ने एक बात कही कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो पहले से ही घोषित था, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जरूर आई, लेकिन धामी साहब को अपनी सीट पर सफलता नहीं मिल पाई, और ऐसे में अब जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो चुके हैं, तो एक समय के दरमियान एक क्षेत्र का विकास करके, ताकि जिस क्षेत्र से वो लड़ने के लिए तैयार हो रहे होंगे, पार्टी ये तो जरूर है कि कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दे ही देगी कि इस सीट पर चुनाव लड़ने का, वो ओपन बाद में किया जाए, बात अपनी जगह है। तो क्या ये समय के दरमियान उस क्षेत्र का विकास करके जनता के दिल में जगह बना करके उसके बाद इसका ऐलान किया जाएगा? क्योंकि राजेंद्र शाह जी ने जो बात कही है उसमें भी कहीं ना कहीं गौर फरमाने वाली है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नहीं योगेश जी, बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब चुनाव मैदान में थे तो पूरे प्रदेश में गए, पूरे प्रदेश में उन्होंने चुनाव प्रचार किया और उन्हीं के नाम पर 47 सीटें हमने जीती। तो निश्चित तौर पर अगर पूरे प्रदेश का उनको समर्थन मिला, उनके नाम पर सरकार बनी है, और दुर्भाग्य से खटीमा में कुछ हजार मतों से वो हार गए, तो इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें कहीं और जो है बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पहले से जो है भूमिका बनाने पड़ेगी, विकास कार्य करने पड़ेंगे। जिस जनता ने हमारे विधायक को जिताया, वो जनता हमारे मुख्यमंत्री के प्रत्याशी को जरूर जिताएगी, क्योंकि सबको पता होगा कि अब तो मुख्यमंत्री जी धामी जी हैं, और उन्हीं के दम पर जो है सभी विधानसभाओं में हम सीटें जीते थे, उन्हीं के नाम पर हमने चुनाव लड़ा था। हमने कांग्रेस की तरह बिना दूल्हे की बारात तो हमारी नहीं थी, हमारा तो दूल्हा तय था। लेकिन दुर्भाग्य से अगर एक सीट से हार गए, लेकिन 47 सीटों में हम धामी जी के नाम से ही जीते हैं। तो हम जिस भी सीट से जो है चुनाव लड़ाएंगे, वो बहुत बड़े मतों से जीतकर हम जो है उस सीट को दिखाएंगे, और उस विधानसभा की जनता माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को भारी बहुमत के साथ विजय बनाकर भेजेगी, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी पूरे प्रदेश के विकास के लिए जो है संकल्पित हैं, और हमारा विजन सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास है। हमारा विजन है कि 3 वर्षों के अंदर अंदर हम उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करें। हम विकास के नाम पर अगली पंक्ति में हो, प्रथम पंक्ति में हो, ऐसा विजन लेकर जो है हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे सारे मंत्रीगण काम कर रहे हैं। आपने कहा कि दूल्हा आपका पहले से तैयार था, अब घोड़ी भी चढ़ गया जी, लेकिन कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसको पता है कि इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा पुष्कर सिंह धामी साहब को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने के लिए।
तो ऐसे में कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर मुझे लगता है लगा देगी कि कैसे भी जहां से भी पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ेंगे वहां से उनको मात दिया जाए। देखिए योगेश जी, मुझे लगता है हाँ। कि कांग्रेस ने तो 22 में भी अड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन जनता ने उनको जो है 19 पर ही समेट दिया। मैं पूर्व में भी बहुत सारे डिबेट में चुनाव से पहले बोलता था कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत पक्ष की जरूरत है, और कांग्रेस के लिए मैंने हमेशा कहा कि जनता ने आपको 10-11 पर समेटा। मैं प्रार्थना करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से कि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस को अगली बार 5-7 सीटें अधिक दें और वो 18-20 सीटें जीत कर आए, और इस प्रदेश की जनता ने वो किया। लेकिन इस प्रदेश की जनता भली बात ही जानती है कि उत्तराखंड का विकास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस तो 70 सालों से नारा देती आ रही है गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, लेकिन वो आज तक गरीबी नहीं हटा पाई। कांग्रेस के लोग जो है पिछले 5 वर्षों से लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे। जब हम 17 में सत्ता में आए थे, उन्होंने दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया था, भाजपा जाने वाली है, ये हो गया वो हो गया, खूब हाई तो उन्होंने चैनलों पर बैठकर मचाई। लेकिन 2 वर्ष बाद जब 19 के चुनाव हुए, इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने पुराने सारे मिथक तोड़ते हुए 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी, और 22 में तो कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी। वो तो इसी मिथक के सहारे थे कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, इस बार तो हमारा नंबर लग ही जाएगा। लेकिन इस प्रदेश की जनता भली बात समझ चुकी है। 5 वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी सरकार ने काम किया और विकास के नए आयाम उत्तराखंड में स्थापित किए। और हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र शाह जी, आपका रुख करेंगे। देखिए, अभी जो बड़ी खबर आई, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दे दिए हैं अधिकारियों के कि ना तो हम सोएंगे चैन की नींद और ना सोने देंगे। उत्तराखंड की जनता ने जिस लिए हमें चुना है, कुर्सी पर बिठाया है, वही काम हमें करना है। उत्तराखंड के विकास के लिए रात दिन एक कर देना है। राजेंद्र जी, चलिए, राजेंद्र जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये बड़ी बातें कही हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कि न तो अधिकारियों को चैन की नींद सोने देंगे और ना ही खुद सोएंगे। हरीश जी, ये बड़ा बयान आया अभी मुख्यमंत्री का। उन्होंने पहले भी कहा है कि जो समय उन्हें मिला अल्पकाल था, जो जितना समय उन्होंने शासन किया, उन्होंने जी जान लगा दिया उत्तराखंड को विकास के पथ पर ले जाने के लिए। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों पर भारतीय जनता पार्टी तो आरोप लगाती ही रही है कि कुछ भी नहीं किया गया काम, लेकिन अब इस सरकार, इस शासन में, क्योंकि एक लंबा 5 साल का पूरा कार्यकाल मिलेगा, तो उत्तराखंड को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम पुष्कर सिंह धामी करेंगे, और यही उनकी मंशा नजर आ रही है फिलहाल अभी तक। जी, निश्चित रूप से मैं आपके बयान में एक अपडेट और जोड़ना चाहूंगा कि उन्होंने ये तो कहा है कि ना मैं चैन से सोऊंगा और ना अधिकारियों को सोने दूंगा। साथ ही उन्होंने आज निर्देश दिया है कि प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी समय से ऑफिस आए, मनोयोग से काम करे और जनता के फोन रिसीव करे, और अगर किसी कारण से रिसीव ना कर पाए तो कॉल बैक भी करे, ये भी कहा है। तो ये भी अपडेट साथ में है। उन्होंने कहा कि सारे अधिकारी कर्मचारी समय से ऑफिस आए, जनता के फोन रिसीव करें, काम मनोयोग से करें, और अगर कॉल रिसीव करने में कहीं लेट लतीफ हो तो कॉल बैक करें, ये भी कहा। तो निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद एक्शन मोड में दिख रहे हैं। कुछ काम अभी भी बहुत पेंडिंग है, जैसे गैरसैंण राजधानी का मसला है, तो उन्होंने कहा है कि हम जून में वहाँ पे सत्र करेंगे। उस सत्र में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि स्थायी राजधानी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उसी तरह से केदारनाथ में जो रोपवे का काम है वो मतलब काफी पीछे चल रहा है, वो जितना जल्दी बने उतना ही अच्छा है। उसी तरह से बद्रीनाथ को जो आध्यात्मिक शहर बनाया जा रहा है उसके काम में भी तेजी लानी होगी। उसके अलावा जो हमारा पर्यटन सबसे बड़ा उद्योग है, खासकर धार्मिक पर्यटन उत्तराखंड का सबसे बड़ा उद्योग है, तो अब यात्रा सीजन खुलने वाला है। 19 मई से सभी यात्राएं लगभग चालू हो जाएंगी, 4 धाम यात्रा हमारी शुरू हो जाएगी। बद्रीनाथ यात्रा का विशेष महत्व है, और खासकर अभी अप्रैल में हमारी एक जो शिवलिंग हमारा नीति घाटी में देखा जाता है,
उस की भी यात्रा शुरू हो जाती तो उसको देखने की भी बात है। और उसके अलावा जो हमारी कोरोना के बाद हमारे युवाओं की कमर टूट गई है बेरोजगारी के चलते और उद्योग विहीन हो गए हैं, और उसके अलावा वो पूरे देश में जो एक तरह का सैचुरेशन आया है, काम नहीं है उनके पास, तो उसके लिए रोजगार जुटाना मुख्यमंत्री के लिए चुनौती होगी। उसके अलावा मुख्यमंत्री ने खुद कुछ शिक्षकों के, कुछ कर्मचारियों के चुनाव से पहले ट्रांसफर किए थे, उन पे आचार संहिता लगी और उसके बाद से वो आज तक नहीं हुए। उनको कैसे निपटाएं, ये मुख्यमंत्री के लिए चुनौती का विषय होगा। अभी तक वो रुके ही पड़े हैं, आचार संहिता नहीं खुली है। हालांकि प्रदेश में आचार संहिता खुल गई, शिक्षकों के ट्रांसफर से अभी तक नहीं खुली, तो धामी जी को उस पर भी कुछ देखना होगा, स्वयं संज्ञान लेना होगा। उसके अलावा मैं एक चीज जरूर कहना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़ेंगे इस डिबेट के संदर्भ में, कि उत्तराखंड का ये देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने मुख्यमंत्री खंडूड़ी को हराया कोटद्वार से, हमने हरीश रावत मुख्यमंत्री को हराया 2 जगह से, हमने उत्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री रहते हुए हराया खटीमा से। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, उत्तराखंड जो है वो अपने नेता को हराता। हमने ऐसा दूसरे प्रदेशों में नहीं देखा कि कोई मुख्यमंत्री हो और वो अपने पद से हार जाए। तो एक चीज भारतीय जनता पार्टी का जो विश्लेषण में देख रहा था, वहां पर मुख्यमंत्री को खटीमा में करीब 12,000, जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता था उससे 12,000 वोट इस समय ज्यादा मिली। तो वोटों की गिनती में नहीं हारे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि वोटों का पोलराइजेशन हुआ, जो अन्य विपक्ष सारे एकत्र होकर के उन्होंने धामी के खिलाफ वोट किया, ऐसा उनका कहना। लेकिन जो भी है, पर उत्तराखंड ने अपने मुख्यमंत्री हराने का जो काम किया है वो किसी भी मतलब स्तर पर जस्टिफाई नहीं है उस क्षेत्र के लिए, खासकर जहाँ से कोई मुख्यमंत्री चुनाव लड़ता है। मुख्यमंत्री हार भी जाए तब भी उसको प्रोटोकॉल इतना बड़ा होता है कि वो अगर किसी को कुछ कह दे तो वो काम होने की संभावना रहती है, अपने क्षेत्र के भले के लिए सोचते हैं। तो निश्चित रूप से धामी का जो आज का बयान है और उनका जो एक्शन मोड है वो उत्तराखंड के लिए भी लाभदायक होगा, और अगली बार जहाँ से भी वो चुनाव लड़ेंगे उनको उसका लाभ भी मिलेगा। आज सीधा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं हरीश जी, और जाहिर तौर पर है अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई भी विराजमान होगा और वो उपचुनाव लड़ने की कंडीशन में होगा तो वो लाभ लेना चाहेगा ही। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजेंद्र जी का रुख करेंगे। राजेंद्र जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? जी जी राजेंद्र जी, अभी बयान जो आया, अभी जो बड़ी खबर सामने निकल करके आई है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हालांकि एक्टिव नजर आ रहे हैं, और अब उन्होंने साफ कह दिया है कि उत्तराखंड के विकास को आगे ले जाना है, विकास के पथ पर ले जाना है, और ना तो वो खुद चैन की नींद सोएंगे, ना तो अधिकारियों को चैन की नींद सोने देंगे। भ्रष्टाचार वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी अधिकारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उत्तराखंड की जनता को तो यही चाहिए, तो यह मतलब कि जैसे मुख्यमंत्री उन्हें चाहिए था वैसा मिल गया अब उन्हें। देखिए, भाजपा की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। अगर कथनी और करनी का फैसले में बैठा गए और जो ये कह रहे हैं, अगर ये बात धरातल पर उतरे तो स्वागत योग्य है, लेकिन धरातल पर उतरेगी नहीं। लेकिन भ्रष्टाचार का जहाँ तक सवाल है, पिछले दौर में लोगों ने देखा है तो किस तरह से पूरे प्रदेश में लगातार खनन के मामले में अधिकारियों को भी जो है दबाया गया, और किस तरह से लगातार दिन रात जो है खनन हुआ है, कितना भ्रष्टाचार हुआ सबने देखा है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं, उस पर खड़े उतरते हैं और नौकरशाही पर अगर वो लगाम लगाते हैं, और जो उन्होंने कहा है ये कहना बड़ा आसान है लेकिन इसको करना बहुत मुश्किल है कि कोई अधिकारी इतने निरंकुश हो गए हैं कि अधिकारी, अगर आप उसे कहेंगे अधिकारी कॉल बैक करना तो भी उठाते नहीं है। आप तो कॉल बैक करने की बात करें, वो तो फोन ही नहीं उठाते। नहीं, अब तो उन्होंने कह दिया कि अगर आप फोन किसी कारणवश नहीं उठा सकते हैं तो अब तो कोई बहाना भी नहीं चलेगा, यानी आप कॉल रिवर्ट करिए। नहीं, अब देखिए, ये कहने में तो बड़ा आसान है, कह दिया, लेकिन ये धरातल पर ये चीजें उतरने की चाहिए, लेकिन अभी तक तो जो उठ रहा है। देखिए, अब जो चीजें हैं, बहुत ही महंगाई की मार, महंगाई कहाँ रोज बढ़ती जा रही है, चुनाव होते रोज डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, गैस बढ़ रहा है,
ठीक है, किसानों का कर्ज, जो पुराने वादे हैं, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, कुछ नहीं हुआ ना। अब कैसे मान लें, सवाल ये है। लेकिन अगर वो करते हैं तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो धरातल पर अगर इस चीजें ये कहने के साथ उतारते हैं तो अच्छी बात है। नवीन जी, बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए, राजेंद्र शाह जी कह रहे हैं कि बोलने में और करने में चीज़ों का बड़ा अंतर होता है, और ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी दोनों में बहुत फर्क होता है। देखिए योगेश जी, हाँ। जब कांग्रेस के प्रवक्ता इस प्रकार की बात करते हैं तो जो आपके दर्शक है वो भी हंसते होंगे। भारतीय जनता पार्टी है जिसने जो कहा वो किया। शायद कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी पार्टी की कथनी करने की बात बता रहे हैं। इन्होंने तो कुछ किया नहीं 70 वर्षों तक। पूरे देश से जो है जनता ने इनको समेट दिया। ले दे के इनके पास 2 प्रदेशों में सरकार रह गई है, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, और पूरे प्रदेश में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। इनके खुद के जो है G23 के नाम से बना हुआ है। वो खुद बोल रहा है कि जब तक जो है एक परिवार से कांग्रेस मुक्त नहीं होगी, कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया। ये हमें बार बार चिढ़ाते थे कि आप बोलते हो मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लंबा संघर्ष किया और अपने वादे के मुताबिक आज देखिए भव्य राम मंदिर का निर्माण वहां हो रहा है। ये बोलते थे 370 को तो हाथ भी नहीं लगा सकते, संभव ही नहीं है हटाना। आज देखिए कहाँ है 370, और एक गोली तक नहीं चली, एक कतरा खून तक नहीं बहा। जो कांग्रेस के लोग जो है दंगा कराने की बात करते थे उत्तराखंड में, ये कहते थे जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए 4 वर्ष पूर्व और उन्होंने ऑल वेदर रोड की घोषणा की कि केवल जुमलेबाजी है। आज देखिए आप किस प्रकार जो है गाड़ियां देहरादून से श्रीनगर और चमोली फराटेदार तरीके से फराटे भर रही है। पहाड़ों में कभी कल्पना की थी कांग्रेस, तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। आप देखिएगा अगले वर्ष जो है 2024 तक ट्रेन जो है कर्णप्रयाग पहुंचने वाली है। कितनी तेजी के साथ काम चल रहा है। बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन का काम चल रहा है। कांग्रेस 70 साल रही, इन्होंने पूरे देश में केवल 2 एम्स बनाए। एक दिल्ली का एम्स जो महारानी पंजाब ने जो जमीन को दान दी थी तब बना पाए, और एक बरेली का एम्स। हमने केवल 7 वर्षों में 24 एम्स बनाए पूरे देश में। ये कहां मुकाबला करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। और दूसरी बड़ी बात, ये जनादेश का अपमान करने का काम करते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने पुनः इस प्रदेश में सेवा करने का अवसर दिया, और ये बार बार जो जनादेश का अपमान कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जनता सब जानती है। और इसीलिए इनको हर चुनाव में, चुनाव दर चुनाव, एक चुनाव में नहीं, चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव, आप देख लीजिए 2014 के बाद 46 चुनाव हुए। तो सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और नवीन जी आप अपनी बात पूरी करिए। योगेश जी, इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने हमें पुनः अपनी सेवा का अवसर दिया, और हम बार बार कह रहे हैं, बहुत विनम्रता के साथ कह रहे हैं कि हम और अधिक विनम्रता के साथ और अधिक मेहनत के साथ इस प्रदेश की जनता की सेवा में 5 वर्षों तक लगातार जुटेंगे। और जो जो कुछ कार्य अधूरे रह गए होंगे 5 वर्षों में, उनको बहुत तेजी के साथ पूरा करेंगे। हम इस प्रदेश के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, इस प्रदेश की देवतुल्य अपनी जो मातृ शक्ति है, जिन्होंने भारी बहुमत में जो है हमें अपना आशीर्वाद दिया, उनके लिए और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए जो है हम लगातार काम करेंगे। और कांग्रेस के लोग केवल और केवल जो है चैनल्स पर बैठकर झूठी बातें करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, लेकिन अब उनकी बातों की कोई विश्वसनीयता नहीं है। इस प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जो है कांग्रेस की कोई विश्वसनीयता नहीं है। कांग्रेस अपना विश्वास खो चुकी है, जनाधार खो चुकी है, और इस देश की, इस प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि देश का और प्रदेश का विकास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हम जो कहते हैं हम करते हैं, और हमने जो कहा वो करके दिखाया। चलिए नवीन जी, उत्तराखंड की जनता ये विश्वास भी करती है, क्योंकि आपको सत्ता पर एक बार फिर से काबिज किया है, तो आप उत्तराखंड के जनता पर के विश्वास पर खरे उतरने का काम भी करेंगे। ये उत्तराखंड की जनता खुद ये इस बात को लेकर के आश्वस्त है, नजर आ रही है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव लड़ने को लेकर के लगातार जो कयास लगाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक तो अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार ही हैं, लेकिन अब सियासी हलकों में चर्चा ये भी चल रही है कि कुछ विधायक कांग्रेस के भी ऐसे हैं जो पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं, जिससे कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं अंदर खाने कलह मची हुई है। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।